हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो हमारा, पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि स्क्वायर और हमने पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इसके बारे में चर्चा की थी। तो स्क्वायर के बारे में हमने बताया था कि सभी जो है साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर के पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल थी। कल हमने इस पर काफी गहरी चर्चा की थी और ये इसका डायगोनल था। डायगोनल निकालने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि डायगोनल जो होता है इसका क्या होता है, विकर्ण जो होता है a√2 होता है। एरिया क्या होता है, एक तो फॉर्मूला ये था एरिया का और एक फॉर्मूला ए स्क्वायर था, मतलब साइड इंटू साइड ए स्क्वायर का फॉर्मूला था। इसके बाद इसका पेरीमीटर बताया था तो 4a। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि अगर मान लीजिए आयत की बात करते थे, तो अगर ये मान लीजिए आयत के अंदर बताया था आपको कि v यानी ब्रेड्थ होती है और लेंथ होती है, इसको हमें निकालने के लिए l² प्लस b², ये इसका क्या होता था, डायगोनल होता था। ये कितना एंगल डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक डायगोनल और ऐसा है, तो इसकी बात करते हैं। तो सर ये भी कितना होगा, रोड l² प्लस b²। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कवर अप करते हैं। जैसे यहाँ भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। अब इसी से मैंने आपसे कहा था कि पैरेललोग्राम भी बनता है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हम पुश कर देते हैं। जैसे ये, इसको हमने थोड़ा सा पुश कर दिया तो ये टेढ़ा हो गया, और ये टेढ़ा जो हुआ यही पैरेललोग्राम का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछता है कि आयत और पैरेललोग्राम का एरिया सेम रह सकता है, बिल्कुल। इसमें एक बहुत खास कंसेप्ट बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर देते हैं ठीक से। आपके पास ये है रेक्टेंगल, आयत। मैंने कहा कि बेस चेंज नहीं होगा, बेस वही रहेगा, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने इस तरीके से। तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। बेस लेकिन नहीं बदलेगा। बेस आप देख रहे हो कि सेम है, बस इसको क्या किया, टेढ़ा किया। दरअसल ये था कैसे, पहले मान लीजिए ये इस तरीके से रहा होगा, और इसको मैं यहां से, इसको मैंने आगे पुश कर दिया, तो एरिया नहीं बदलेगा। अब सवाल यह है कि कभी कभी आपको डायगोनल की बात करता है, तो इसका डायगोनल अगर इसकी लेंथ l है और ये b है, तो इसका डायगोनल सिंपली होगा क्या, l² प्लस b²। अब सर इसका डायगोनल क्या होगा, इसके डायगोनल डिफरेंट हो जाए, अलग अलग होंगे। इसका डायगोनल, इसको मैं d1 कह दूंगा और इसको मैं मान लीजिए d2 बोल दिया। तो अब आपको पता है कि ये जो d1 है, इसका d1 d2 एक्चुअली सेम होता है। तो एक रिलेशन दोनों से निकल के आता है कि अगर दोनों सेम है तो इसका भी डायगोनल d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में a² प्लस b² का रिलेशन होता है। सर कैसे, मान लीजिए यही डायगोनल अगर आपके पास किसके अंदर हो, इसके अंदर हो, तो इसमें सेम डायगोनल होता है। इसको मैं बोल सकता हूं d² प्लस d² इज इक्वल टू क्या होगा, 2a² प्लस b²। अब अगर सेम है डायगोनल तो यहां पे 2d² हो गया और इज इक्वल टू 2a² प्लस b²। तो ये 2 से 2 क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, d² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो हमें d बराबर लिखना है तो क्या लगाना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देना है। तो ये बात हमने आपको क्यों बताई, इसका मेन रीजन ये है कि आपको पैरेललोग्राम की चर्चा करेगा वो, एक डायगोनल दे देगा d1, दूसरा आपसे पूछ देगा, ये साइड्स आपको गिवन होगी।
जैसे एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि मान लो एक छोटा सा एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। आपसे कहा कि ये साइड मान लीजिए 3 है, तो निश्चित तौर पे ये भी 3 होगी। इसे मैंने कह दिया ये 5 है, तो ये भी मान लीजिए आपकी 5 होगी। एक डायगोनल आपको दे दिया, एक डायगोनल उसने कहा कि एक डायगोनल 7 है, मान लो सपोज। आपसे पूछा कि दूसरा डायगोनल बताइए, यानी D2 बताइए। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे क्या करेंगे हम लोग, D1 दिया है 7, तो 49, D2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किसी को ले लीजिए, 9 प्लस 25। सिंपल, यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, D1 निकल के आ जाएगा। तो दरअसल ये एक ही बात थी, बस इसको क्या है कि इसके डायगोनल अलग अलग हैं। दूसरे इसमें और एक खास बात बतानी थी आपको कि ये और ये सेम हो जाएगा, वाइसेक्ट करता है ये, और इधर इधर से भी वाइसेक्ट करेगा। लेंथ अलग अलग है, इसके D1 D2 इक्वल नहीं रहेंगे, तभी तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर हमारा D1 और D2 दोनों इक्वल होता तो 100% ये क्या रहता, रेक्टेंगल, आयत रहता। तो सिंपल इसको समझने की बात है, इसमें कुछ टफ नहीं है, इसे याद रख लेना। इसके बाद आयताकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाई H। इंपॉर्टेंट है, कमरा हो सकता है, बॉक्स हो सकता है जो ऊपर से भी खुला हो नीचे से भी खुला हो। ये सर कैसे होता है आपको पता होगा, जब आप क्यूबॉइड पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आपको मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि जब कमरा है तो आप बेस वाला पूरा पेरीमीटर ले लीजिएगा, बेस का पूरा पेरीमीटर के साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। बेस का क्या करना है, बेस का पूरा पेरीमीटर लीजिएगा और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाइट के साथ। तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होगा, 2L प्लस बी। बेस, मान लीजिए बेस कैसा होगा, एक मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का है। अब इसका ये L है और ये B है, तो इसको टोटल क्या करेंगे, टोटल इसका पेरीमीटर होगा 2L प्लस बी। और 2L प्लस बी में हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे दोस्त रूम का एरिया आ जाता है, जिसको बोलते हैं कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाई H। क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया है, पैरेललोग्राम, इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करता है कि एरिया क्या होगा दोस्त, तो एरिया आपको पता होना चाहिए। इसके देखिए डायगोनल D1 D2 अलग अलग हैं, इसमें एक रिलेशन जो मैंने अभी आपको सिखाया था वो रिलेशन ये आपको दिया हुआ है, D1 D2 का स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है, 2A प्लस बी। एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। कैसे, थोड़ा समझते हैं, एरिया कैसे बेस इंटू हाइट होगा समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेस आपका ये है, अब यहां से हमने एक हाइट डाल दी, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट H, इस बेस को क्या मान लेंगे, B। ठीक है सर, ये तो बात समझ आती है कि अगर मैं यहां से हाइट ले ली, कहीं से भी ले सकते हो आप, इस वाली साइड से भी ले सकते हो हाइट, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जब भी एरिया निकालना है तो इसका हमने बेस लेकर के और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट के साथ। तभी आपका फॉर्मूला बन गया बेस इंटू हाइट। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एक और लिखी हुई है, समानांतर और बराबर हो, भुजाएं कैसी हो, समानांतर, यानी ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है, यानी समांतर है। क्लियर है, ओके। समांतर भुजाएं में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी इसके बाद विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात हमने आपको अभी बताई थी। विकर्ण जो होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इंपॉर्टेंट बात है।
आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो है आपका, ये और ये दोनों ही आपस में इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, ये और ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो दोस्त इसको ध्यान रखना है, ये इक्वल बाइसेक्ट करेगा। और अब आपको ये भी निश्चित कर देता हूं कि बाइसेक्ट तो करेगा, एंगल के बारे में भी समझा देता हूं। एंगल देखिए यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है, क्या है देखो कैसे बना हुआ है। ये आपका पैरेललोग्राम है, आपको समझना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे। देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है तो 100% ये थीटा होगा अगर ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है, ए बी सी डी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये पैरेलल होगा। बिल्कुल बेटा ये पैरेलल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये भी पूछ दूं कि अगर सर ये लाइन हम ऐसे कर दें तो क्या ये पैरेलल होंगे? अगर ये अल्फा है तो 100% ये भी अल्फा ही होगा। क्लियर है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपके आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तभी आप देख सकते हो ये वाला इन्होंने कहा थीटा है तो निश्चित तौर पे ये वाला भी देखो थीटा बोला। इन्होंने ये अल्फा के बारे में बताया तो निश्चित तौर पे ये भी अल्फा ही है। तो इस तरीके का हमारा ये थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। समचतुर्भुज के बारे में मैंने आपसे बताया। क्या है समचतुर्भुज? बच्चे समचतुर्भुज को मैंने कल बताया था कि अगर किसी स्क्वायर के एक साइड से पुश कर दे, एरिया नहीं बदलेगा। भाई कोई फिगर है उसको पुश कर दिया, एरिया नहीं बदलेगा लेकिन शेप बदल जाएगा। तो शेप बदल गया, देखिए डायगोनल जो थे वो 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं। ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं, कल हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी। ये बाइसेक्ट करेंगे, ये और ये बराबर होंगे, साइड सभी की सेम रहेगी, पेरीमीटर सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। तो एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। सर अगर मान लीजिए डायगोनल सेम होते स्क्वायर के लिए, तो सेम होते तो स्क्वायर के लिए क्या करते? जैसे समझिए, आपसे पूछा, आपसे इसने कहा थोड़ा सा समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ये आपका रोम्बस है, सारी साइडें बराबर हैं, इधर भी ये इधर भी ये। अब आपसे कहा उसने कि ये इसका D1 है और ये इसका D2 है। आपसे बताया कि ये और ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे और ये भी कहा कि ये 90 डिग्री पर एंगल भी बनाएगा। अब बात आती है कि सर इसका एरिया आपने 1/d, इसका एरिया रोम्बस का आपने क्यों लिख दिया 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2? ऐसा क्यों लिख दिया? तो आप समझिए कि अगर ये स्क्वायर होता तो D1 D2 इसके सेम होते। बिल्कुल होते सर। अगर ये स्क्वायर होता, देखिए एरिया सेम ही निकलेगा। अगर ये स्क्वायर होता तो मैं कहता इसको सर ये सेम है, तो यानी 1/2d²। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि सर यहां पे d की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगा √2a का स्क्वायर। √2 से √2 क्लोज हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? a²। इसका मतलब इसका एरिया आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/2 D1 D2। और इसीलिए एक फॉर्मूला आपको दिया था इसके अंदर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था 1/2 D² दिया था। आप उसको फॉर्मूले को देखना, ये और ये दोनों बातें सेम हैं। तो इसको हमें देखना है कि तो अब मेरे पास D² ये हो गया, D1 D2 ये हो गया, तो बात एक ही है। तो हम वही बात आपसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे
कि इसका जो है डायगोनल D1 और D2, इसके बाद इसका पेरीमीटर कितना होगा सर 4a, और इसमें ये देखिए दिया है आपको साइड के बारे में पूछता है तो 1/2 D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, इसकी हालांकि जरूरत नहीं है, हम समझा देंगे आपको। इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है उसको देखिएगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जब भी कोई समकोण आता है, जब भी कोई समकोण आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमेशा पाइथागोरस अप्लाई होगा। इसकी बात हमने कल की थी। अब हम बात करते हैं आगे समलंब चतुर्भुज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्या है समलंब चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज की कंडीशंस आपको समझ में आ रही होगी। लिखा हुआ है एक चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर हो, मतलब एक जोड़ी समानांतर, कहने का मतलब एक पेयर समानांतर हो। कैसे देखेंगे? ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी तो समझ जाएंगे क्या बनेगा, समलंब चतुर्भुज। बाकी लाइन अब जरूरी नहीं है सी और डी अलग अलग भी हो सकता है और सी और डी सेम भी हो सकता है, लेकिन ये 100% क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई उसके अंदर डिफरेंस जरूर होगा। तो सर कैसे हम समझेंगे इसको कि सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया होगा 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड ये है और दूसरी साइड ये है, दोनों को ऐड कर दो। फिर मैंने कहा था कि हाइट का मल्टीप्लाई जरूर होता है, तो हाइट का कहां से मल्टीप्लाई लेना है मेरे दोस्त? ये हाइट है, ये h का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई h, रट लेना इसको। ये ट्रेपीजियम का एरिया है। इसमें और बात एक लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, कि अगर ये और ये सेम हो गया दोस्त, और आपको ये साइड गिवन है, ये साइड मान लीजिए गिवन है आपको, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये फिर क्या है? अगर ये पूरा b है तो आप इसको घटा दीजिए, उसका आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा ट्रेपीजियम है, समझिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये आपस में पैरेलल है मेरे दोस्त। ये अगर a है और ये इन्होंने कह दिया है कि b है, तो मैं a ना मान करके मैं कह दे रहा हूं इसको कि ये है आपकी कितनी, 8 है, और आपसे मैं कह दे रहा हूं कि ये आपकी मान लीजिए टोटल है 16, और ये दोनों सेम है, ये साइड और ये साइड। मैंने कहा ये 5 है और ये भी 5 है। अब देखना ध्यान से कैसे आपका एरिया। अब इसकी हाइट का मुझे कुछ पता नहीं है, तो ये हाइट के लिए कॉन्सेप्ट में क्या करना है, ये साइड इक्वल है तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जितना इधर करेंगे उतना ही एक परपेंडिकुलर इधर होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, कि अगर 8 ये है तो निश्चित तौर पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 8 ही होगी। बचा कितना पार्ट सर, 8 ही और बचा है, तो 4 इधर बट जाएगा और 4 इधर बट जाएगा। अब आपका ट्रिपलेट बन गया। देखो ध्यान से, एक ट्रिपलेट याद आया होगा, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस अप्लाई करके 3 4 5 ये वाली साइड निकाल लेंगे। हाइट आ गया, हम तुरंत इसका एरिया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, सिंपल। तो a प्लस बी कैसे करेंगे, 16 प्लस 8 तो कितना हुआ सर, 1/2, 16 8 होता है 24, और हाइट कितना होगा मेरे दोस्त, 3। तो आपके पास 12 3 जा 36 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। समझे? इसलिए उसकी हमने चर्चा की थी, तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ नोट है बेटा, चतुर्भुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आजकल एसएससी बहुत ही खतरनाक बातें कर रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है।
आप परेशान हो जाओगे अगर आपको स्टेटमेंट उसके क्लियर नहीं है तो। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, मैंने आपसे कहा था समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरीके से होता है, पता है। यहां से दोनों डायगोनल खींचेंगे तो ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे, बराबर नहीं होंगे, इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका एरिया, जैसे ही उसने कहा कि एक मान लीजिए पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम को आपसे कोई पूछे, इसके अंदर हमने एक डायगोनल लिख दिया। अब डायगोनल क्या कर रहा है, ये एरिया अगर मान लीजिए अगर ये एरिया 10 यूनिट है, 10 यूनिट है तो निश्चित तौर पे ये भी एरिया 10 यूनिट ही होगा। किसी भी समांतर चतुर्भुज का कोई भी डायगोनल उसको बराबर दो हिस्सों में बांट देता है मेरे दोस्त, याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। D1 नॉट इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, D2। लेकिन जैसे ही वो आयत की बात करता है, आपसे आयत की बात करें, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। D1 इज इक्वल टू D2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आती है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। बहुत अच्छे समझाया हुआ है आपको। ये स्क्वायर है, आपसे किसी ने कहा कि क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं, 100% बराबर होते हैं। समद्विभाजित करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, बराबर पार्ट्स में बांटते हैं। क्या इसका 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल होता है। वर्ग का विकर्ण अगर साइड ए है तो वर्ग का विकर्ण होता है मेरे दोस्त a√2, ये इसका डी होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है थ्योरी का, समचतुर्भुज जिसको हिंदी इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखिए वर्ग और रोम्बस के एरिया बराबर होंगे लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना है इसको। 90 डिग्री पर भी काटेंगे, समद्विभाजित भी करेंगे। जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है कि मान लीजिए इस तरीके का थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको तो रोम्बस बन जाता है ऐसे करके। ये और ये बराबर नहीं हो सकता है, 90 डिग्री बनाएगा, ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने काफी डिटेल में, एक समानांतर चतुर्भुज और आयत बराबर क्षेत्रफल के होंगे, वो एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने हों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। एक ही आधार यानी ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। अब मैं इसको एक लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूं। इसका एरिया बेस एक ही है और मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, देखना इसको टेढ़ा कर दिया। तो आपसे कोई कहे कि इसका एरिया और आपसे कोई कहे कि इसका एरिया बराबर ही होगा। यही हालात ट्रायंगल के अंदर भी होते हैं। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन है इस तरीके की, आपसे कहा कि एक बेस है, इसका एरिया आपको बताना है, देखना ध्यान से, इसका एरिया बताना है। ये एरिया सेम होगा, मैंने कहा इसका बताओ, ये भी सेम होगा, मैंने कहा इसका बताओ, ये भी सेम होगा। बेस एक ही होना चाहिए। सेम प्रोसेस इसको भी मैं बताता हूं आपको कि सर इसका एरिया सेम किसके बराबर होगा, इसके। सर इसका एरिया इसके बराबर। तो कहने का मतलब एक ही बेस से पैरेलल लाइन पर कहीं भी आप बनाएंगे एरिया क्या होगा, बराबर होगा। बेस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बेस नहीं बदलेगा तो पैरेलल लाइन के बीच की फिगर की हाइट उतनी ही रहेगी। ये बहुत खास बात है एक्चुअली, आपको ये मिलेगा सब कुछ धीरे धीरे। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको पढ़ करके कवर कर सकते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन। दरअसल रेगुलर को रेगुलर, पॉलीगॉन में एक्चुअली क्या है, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं तक है, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं तक है। इससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको, एक बात और समझा देता हूं, क्योंकि आपको ये बातें
कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी क्वेश्चन पे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 100% मिलेंगी। अभी तक हम हर तरह का क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, लेकिन अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल की कोई शेप ही नहीं है, मतलब है क्वाड्रिलेटरल, तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके दो ट्राइंगल बट गए, कोई भी उसकी शेप का हमें पता नहीं है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मली एक हमें क्या दे दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया बताओ। तो उसने कहा कि भाई साहब ऐसा करते हैं, हम आपको दो हाइट दे रहे हैं, एक हाइट 1 जिसका नाम है H1, ये एक ट्राइंगल हो गया। ये हमने कहा कि सर एक डायगोनल है जिसको मैं दे दे रहा हूं नाम D, और एक ट्राइंगल की हाइट हम यहां से ले ले रहे हैं जिसकी हाइट क्या है बच्चे, H2। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही बेस है लेकिन दो ट्राइंगल की अलग अलग हाइट है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और फिर नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा सर, इसका एरिया निकलेगा एकदम आसानी से। देखिए ट्राइंगल है तो 1/2 चलेगा, बेस क्या है सर, डायगोनल, हाइट क्या है सर इसकी, H1, अगला ट्राइंगल क्या होगा, 1/2, बेस क्या है सर, डायगोनल, हाइट क्या है सर, H2, कॉमन लीजिएगा 1/2 H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई बाई D। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें हाइट दिया हो फिगर का, ट्राइंगल का, तो भी हम लोग एरिया को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बच्चे, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है दोस्त। रेगुलर का मतलब होता है जब कोई बराबर साइड से पॉलीगॉन 5 साइड से स्टार्ट होता है, लिखा होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, 4 तक तो क्वाड्रिलेटरल है, 5 के बाद हम लोग पॉलीगॉन को कन्वर्ट करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन तब होता है जब साइड इक्वल होती हैं, इरेगुलर तब होता है जब साइड इक्वल नहीं होती हैं। साइड इक्वल होंगी तो निश्चित तौर पे एंगल भी इक्वल होगा, ये बात याद होनी चाहिए आपको। साइड इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल होंगी तो एंगल। ये कौन सा है, पेंटागन। 5 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 को हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा। क्लियर है ना। तो भुजाओं के हिसाब से हम लोग तय करते हैं, इसकी भुजाओं को n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है सभी को। एक समभुज सभी भुजाएं आंतरिक कोण बराबर होते हैं। एक बहुभुज में पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, नौभुज, दसभुज कहा जाता है। तो आपको ये क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शेप रेगुलर इन द सेंस ये सारी साइड बेटा इक्वल होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी तो निश्चित तौर पे एंगल भी इक्वल ही होंगे, ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सर कि इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स आर ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ पेंटागन, हेक्सागन। क्लियर है बात। एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा ए के बराबर हो तो एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन, इसको आपको याद रख लेना है कि पेंटागन का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसको याद इसलिए रखें 6.9/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। ये साइड ए होगी, ये सारी साइड होगी, ये प्रॉपर कैलकुलेट होकर के हम लोग इसको करते हैं सम पंचभुज का क्षेत्रफल 6.9/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। रट के रखना है, इसको निकालने की कोशिश मत करना। समषटभुज जिसमें 6 साइड होता है, समषटभुज को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। समषटभुज में क्या होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। बेटा समषटभुज में एंगल इक्वल हो जाते हैं क्योंकि पूरा होता है क्या 360, तो 100% ये भी 60, ये भी 60 और सारे एंगल 60-60 हो जाते हैं। जब 60-60 हो जाते हैं तो हमें ये भी क्लियर है कि बचा हुआ है 120, ये साइड इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा मेरे भाई 60 और 60, ये भी हो जाएगा 60 और 60, इधर का भी हो जाएगा दोस्त 60 और 60 डिग्री। क्लियर है। इधर का भी हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री।
तो इसका मतलब सारे एंगल 60-60 हो गए, तो क्या बन गया? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। क्या बन गए दोस्त? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर मुझे पूरा एरिया चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई कितने का किया? 6 का किया। और एक इक्विलेटरल यानी एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। क्या होता है दोस्त? √3/4 a²। हमने पिछली वीडियो में डिटेल में चर्चा की थी उसकी। तो एक सम षटभुज का एरिया अगर आपको निकालना है दोस्त, तो 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4 a²। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास एक पॉलीगोन है, राइट? इसका आपसे मैं पूछूं कि बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, तो ये है इसका एक्सटर्नल। पूरी लाइन 180 की है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये 50 हुआ तो निश्चित तौर पे ये होगा 130 डिग्री। तो वो कहता है कि सर बाह्य कोण कैसे पता करें हम किसी भी समषटभुज का, या किसी भी जिसकी साइड एन हो, तो हमें क्लियर हो कि सर ये कैसे हम लोग पता करेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं कि सर अगर आपको बाह्य एंगल निकालना हो, अगर साइड एन है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर एन हो, तो आपको ईच एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो 360 अपॉन क्या कर देना है? एन। और जैसे ही तो करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका कोई भी ट्राइंगल जिसमें आपकी कितनी साइड है? 6, मतलब कोई भी पॉलीगोन उसमें 6 साइड है, एक्सटर्नल एंगल चाहिए, तो हमें कितने का भाग देना पड़ेगा? जितनी साइड है उतने का ही हमको क्या करना है? भाग देना है। क्लियर है आपको? तो हमने कहा कि सर इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसका एक्सटर्नल 60 डिग्री होगा। 6 का भाग देंगे तो 60 डिग्री। इसके बाद सर अंदर वाला कितना होगा? अंदर वाला बेटा कितना होगा बच्चे? 120 डिग्री होगा, क्योंकि पूरी लाइन कितना होता है? 180 डिग्री की होती है। तो अंदर वाला कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। बाहर वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। और आपसे कोई कहे कि प्रत्येक आंतरिक कोण, इसने कहा बाहरी निकाल लिया आपने, अगर 60 डिग्री, अगर एन की वैल्यू 6 है तो बाहरी कोण निकलेगा 360/6, यानी आपके पास कितना हो जाएगा? हाँ 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री। इसको थोड़ा हम, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे बच्चे, यहां पे होगा इसका 120 डिग्री, ठीक है? यहां पे इसका बाहरी कोण होगा भैया 120 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूं। ये एंगल होगा आपका कितना? 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? ओके ओके ओके, हाँ गलत कर रहा हूं, यहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो 360 अपॉन मैंने कहा 60, तो ये बाहरी एंगल बिल्कुल सही था, 60 डिग्री ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये बातें स्पष्ट कर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको एकदम क्लैरिफाई होनी चाहिए चीजें कि सर इसका जो है बाहरी और आंतरिक, अगर ये 60 है तो तुरंत इसको हम 180 माइनस 60 कर देंगे, तो वो सिंपल था, उसमें एक्चुअली कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। इसके बाद मैंने कहा प्रत्येक आंतरिक कोण को हमने 180 माइनस एक्सटर्नल कर दिया। अब वो कहता है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण आपको जैसे इसको इसको मिला दिया हमने, इसको इसको मिला दिया, ये सारे के सारे डायगोनल होते हैं विकर्ण। तो अगर कभी भी किसी भी पॉलीगॉन के अंदर n साइड है, ध्यान देना, कोई पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, अगर उसके अंदर n साइड है, उसके अंदर अगर n साइड है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके अंदर n साइड है, तो डायगोनल इसके कैसे बनाएंगे हम लोग? ये सारे के सारे इसके डायगोनल होंगे, ये सारे के सारे इसके डायगोनल होंगे। तो अगर साइड n है
तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो आपको, यानी विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है अगर आपको, तो आप कहेंगे सर NC2 माइनस n, या n माइनस को सॉल्व करने पे आता है n माइनस 3/2। यहां पे n क्या है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना, कोई इश्यू नहीं है। आपसे कोई कहता है कि आंतरिक कोणों का योग बताइए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये पूछता है। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर षटभुज है तो कैसे करेंगे? 6-2 मल्टीप्लाई बाई 180, जो कि बनेगा टोटल 720 डिग्री। अगर ईच एंगल चाहिए तो हमें क्या डिवाइड करना होगा? अगर हमने आपसे कहा कि ईच इंटीरियर एंगल, ईच मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर हमको चाहिए प्रत्येक आंतरिक कोण, तो कैसे निकालेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण? प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने के लिए हमें 720 अपॉन डिवाइड कर देना है कितने से? 6 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अभी वही आया था। तो आपसे अभी आगे ये चीजें मिलेंगी आपको कि भाई अगर आपको सभी एंगल का सम निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, और अगर आपको निकालना है प्रत्येक आंतरिक कोण तो आपको n का भाग और दे देना है, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करते हैं बात आपको पकड़ में आ गई होगी। मैंने सवाल लिख दिया है यहां भी। सभी आंतरिक कोणों का योग चाहिए बच्चे, तो n-2 बाई मल्टीप्लाई 180। सभी बाह्य कोणों का योग चाहिए तो 360, और आपसे कहा जाए कि प्रत्येक आंतरिक कोण बोल दे अगर वो, कि प्रत्येक आंतरिक कोण बताओ ऐसे करके, तो आप बोलेंगे भैया तुरंत, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 करो, बटे n और कर दो, तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। जैसे हमने कहा था प्रत्येक बाह्य कोण को करते हैं तो 360 अपॉन n आता है, ऐसे ही प्रत्येक बाह्य कोण की बात आंतरिक कोण की करते हैं अगर उसकी जगह, तो इसके बटे में क्या और आ जाता है? n आ जाता है। क्लियर है सभी को? इसके बाद हमारा अगला जो मजेदार टॉपिक आ रहा है वो दोस्त सर्कल। सर्कल के अंदर सेंटर होगा, सरकमफ्रेंस यानी परिधि होगी, केंद्र होगा, और फिर उसका क्या चाहिए हमको? क्षेत्रफल चाहिए। थीटा एंगल है, यहां से आप देख रहे हैं इसका एंगल क्या है? ये थीटा है। ये क्या है सर? ये क्या है इसका? इसको बोलते हैं मेरे भाई, ये इसकी आर्क है जिसको चाप बोलते हैं। याद रखना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हमें यहां पे जैसे फॉर्मूला आपका बनता है सर इसका एरिया क्या होगा, तो सिंपली सभी को पता होता है पाई आर स्क्वायर। ये आर कहां है सर? ये होती है आर, रेडियस आर। ये क्या है मेरे दोस्त? ये एंगल होता है थीटा। तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या है? परिधि में क्या घुमा रहा हूं? आर के सापेक्ष पूरा एंगल घुमा दिया मैंने। कितना डिग्री घूम गए हम लोग? 360 डिग्री घूम गए। तो आर को लेकर के, ये सेंटर है इसका, इसको लेकर के पूरा हमने घुमा दिया अपने आप को, तो हम कितना घूम गए? 2 पाई आर। तो इसीलिए एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर, जिसको क्या कहते हैं हम? परिधि। इसके बाद चाप की व्यास क्या होता है मेरे दोस्त? डायमीटर। अगर मेरे दोस्त इसको मैं यहां मिला दूं, अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगी, यहां मिला दूं तो ये भी आर होगी, पूरा होता है डायमीटर, और डायमीटर हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद
हमने कहा सर कि चाप की लंबाई क्या होगी, आर्क ए बी। सर लंबाई कैसे निकालेंगे? तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, पूरा का पूरा चाप, इसको क्या बोलेंगे हम मेरे दोस्त, 2 पाई आर। पूरा का पूरा परिधि के साथ थीटा बटे 360 का अगर गुणा कर दें, अब थीटा मान लीजिए 60 है, तो यहां पे 60 रख करके 60 बटे 360 काट पीट करके 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वृत्तखंड एओबी का क्षेत्रफल पूछता है सर, बोला हमें इसका एरिया बताओ। अगर हमें पूछता है इसका एरिया बताओ, यह भी आपसे पूछ सकता है, बोला सर इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? एरिया निकालने के लिए वही कहानी है कि कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। इसके बाद चाप की लंबाई क्या होती है, कोण मल्टीप्लाई त्रिज्या, जिसको अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, इसको एस नाम देते हैं। तो आपसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपको थीटा निकालना है तो चाप यानी जो भी आर्क है बटे त्रिज्या, ये होता है। तो चाप निकालना है तो आपको क्या करेंगे, कोण मल्टीप्लाई बाई त्रिज्या, जहां कोण किस में होगा, रेडियन में होगा। रेडियन क्या होता है दोस्त, पाई रेडियन बराबर होता है लगभग 3.14 या मैं कहता हूं 22/7। यार डिग्री में मत ले लेना 180 डिग्री, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। वृत्तीय वलय क्या होता है, रिंग जिसको सर्कुलर शेप बोलते हैं। छोटा सर्कल ये है, बड़ा सर्कल ये है, मुझे चाहिए इसका एरिया। तो मैं क्या करूं, पूरे का एरिया बड़ा वाले का, तो बड़े वाले का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया घटा दो तो क्या बन जाएगा, रिंग। तो रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें यहां पे माइनस लगाना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया है, क्षेत्रफल है ना बल है, ठीक है, यहां पे मैं माइनस लगा दे रहा हूं, ये आपका एरिया है, ठीक है। इस वलय का एरिया आपको ऐसे निकालना है। सेम प्रोसेस है इसकी। अगर परिधि की बात करते हैं, डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द रिंग्स, तो डिफरेंस सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी मेरे दोस्त, कैपिटल के अंदर 2 पाई आर, और इसकी सर्कमफ्रेंस होगी स्मॉल 2 पाई आर। तो मैंने कॉमन ले लिया या फिर दोनों को डिफरेंस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ये आपको सक्सेसिव मेथड में समझ में आ जाएगा क्या होता है। इसके बाद यदि आयत की दोनों भुजाएं बढ़ाएं घटाएंगे तो इसमें हम लोग सीख लेंगे क्या है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब आपको परसेंटेज के अंदर ये बातें पता चल जाएंगी। कुछ चीजें हम आपको सिखा दे रहे हैं यहाँ पे। क्या है ये, यहाँ पे अगर मैं इसको ये बोलूं, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी कोई लंबाई है L और चौड़ाई है इसकी B। अब लंबाई L चौड़ाई B है, तो आपने कहा आपसे कि भैया इसे हमने 10% बढ़ा दिया और इसे हमने 5% डिक्रीज कर दिया, तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ एरिया के अंदर नेट चेंज क्या होगा। तो आप जानते हो कि हम लोग L और B रेशियो मेथड यूज कर लिया करते हैं, और इसमें सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड में L क्या है, L अगर 10 मैंने कहा 5% घट गया तो 5 का फ्रैक्शन हुआ 1/20, तो 20 से कितना हो गया 19, और 10% बढ़ गया तो 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 10 से 11, और यहां पे हमारा चेंज आ जाएगा एरिया के अंदर 200 से कितना हो जाएगा 209 लगभग। तो यहां पे कितना परसेंट चेंज हुआ सर, यहां पे चेंज हुआ 9 का, और कितने में से 200 में से मल्टीप्लाई बाई
100, तो ये आएगा टोटल 4.5% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो वही इन्होंने बनाया था फॉर्मूला A+B/AB/100 का नेट चेंज। सक्सेसिव मेथड होता है, तो A की जगह हमने क्या रख देना है, -5 रख देना है। B की जगह मान लीजिए 10 प्लस का रख देना, इंक्रीज हो रहा है, तो -5 × 10/100, इसे काट देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो बच गया है वो प्लस का 5 बचा हुआ और ये पॉइंट माइनस का 0.5 बच जाएगा। तो इसको माइनस करके हमारे पास 4.5% इंक्रीज आ जाएगा। तो वही बात थी इसके अंदर। दूसरी बात मैं आपको और सिखा देता हूं इसके अंदर। याद रखना है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये साइड मैंने कहा 20 है और ये मैंने कहा 10 है। इसके अंदर से एक सड़क बना दें हम, और वो सड़क जो है वो कितनी की है, 2 मीटर चौड़ी है। हर जगह 2 मीटर चौड़ी है। तो आपसे पूछ सकता है इस सड़क का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ द रोड, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ये आपसे पूछ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। 2 इधर से घटा, 2 इधर से घटा, टोटल 10 था, ये टोटल 20 था। बच्चे 2 इधर से घटा, 2 इधर से घटा, तो 4 घट गया, बचा कितना, 6। 20 में देखें जरा, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, 4 गया, तो बचा कितना, 16। सीधी सी बात है, टोटल 20 था, 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो कितना, 4 गया 20 में, तो 16 बचा। तो हमें क्या करना है, इस सड़क के एरिया को निकालने के लिए पूरे का एरिया कैसे करोगे, पूरे का, तो एरिया ऑफ रोड अगर चाहिए हमें, एरिया अगर हमें चाहिए ऑफ रोड, तो हम कैसे निकालेंगे सर, पूरे का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। अंदर वाला कितना है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका। स्क्वायर हो कोई बात नहीं है, स्क्वायर के अंदर भी यही बात हो सकती है। बाहर से बना दे तो बढ़ जाएगा, अंदर बना देगा तो घट जाएगा। सिंपल है इसका कंसेप्ट, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसके अंदर। तो हम समझ पाए होंगे कि सर अगर हमें एरिया के कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम डेफिनेटली नॉर्मली अगर हमारे कंसेप्ट जब मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्लियर है तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपकी कंसेप्ट की क्लास 2D की खत्म हो चुकी है। पूरे के पूरे कंसेप्ट हमने इसमें बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, प्लस कॉन्सेप्ट साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। अब अभी तक की क्लास के अंदर हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, केवल हमने आपको उसकी थ्योरी बताई। उस थ्योरी में क्या है, एरिया कैसे बांट सकते हैं ट्रायंगल के अंदर, क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हमने 2 से 3 वीडियो में निपटा ली 2D की। अब हमें चाहिए कि आपसे आपके सपोर्ट, पूरा का पूरा आपसे सपोर्ट चाहिए। अब क्वेश्चंस के साथ आपको कैसे खेलना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और हम आपको बेहतर से बेहतर पूरी क्षमता के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।